हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? सब मजे में? तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। ठीक है? तो यकीन 2.0 वालों और अर्जुना वालों, तुम सभी का यहाँ पर स्वागत है। और जैसे प्रॉमिस किया गया था, आपको प्रॉपर रिवीजन कराया जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपका प्रॉपर रिवीजन कराया जा रहा है। यकीन 2.0 वालों, जब मैं तुम्हारी लंबी लंबी क्लासेस लेता था, कई बार तो तुम नाराज हो जाते थे। मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हें अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुमने कभी भी मुझसे नफरत की होगी तो तुम्हारा दिल पसीज जाएगा आखिरी तक आते आते कि नहीं यार। ठीक है? तो हम रिवीजन करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी विद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है? पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से स्लाइड दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम इस लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। थोड़ा मैं ऊपर ऊपर से आपको पहले ये चीज दिखा देता हूं। लो वॉइस, लो वॉइस है क्या? वॉइस, लो वॉइस, अरे बोला तो था हितेश भाई, वॉइस को ठीक कर दो यार। हाँ, वॉइस लो लिख रहे हैं। मैं कह रहा था ना, जूम क्लास में लेने के बाद दिक्कत आती है, वापस से वो सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। और बढ़ा दो, ऐसा बढ़ा दो कान में से खून निकल जाए। देखो पूरा सब लो वॉइस लिख रहे हैं। मैं कह रहा था दिक्कत होती है। हम्म। फ्यूज उड़ गया? कोई नहीं, अब या तो फ्यूज ठीक कर दो। कर रहे बेटा, आवाज ठीक कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ, स्टार्ट करते हैं। तेरी गलियां, पहले बढ़ाओ ना। हेलो, 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अब वॉइस ठीक है? क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताओ। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है अब वॉइस? जल्दी से बताओ लिख के चैट में। जल्दी से चैट में लिख के बताओ अब मेरी वॉइस आपको आ रही है। नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं तुम्हें सेल साइकिल और सेल डिवीजन पूरा का पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी की जो समरी है, सारी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। एकदम बेहतरीन स्लाइड बनाई है। उनके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी लाइन के ऊपर बेस, सारे क्वेश्चंस मैं आपके लेकर आया हूं, उनको हम सॉल्व करेंगे। मैं पहले आपको ऊपर ऊपर से दिखा देता हूं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 से 7 मिनट लगा के यहां पर समझाऊंगा। ठीक है? उसके बाद मैं आपको यहां ये इंटरफेस सेल साइकिल समझाऊंगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्लाइड, ये क्वेश्चन, फिर आपके ये सारे के सारे इंटरफेस के ऊपर बेस क्वेश्चन है। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? उसके बाद आपके प्रोफेस के ऊपर क्वेश्चन, मेटाफेस के सामने क्वेश्चन, एनाफेस के सामने क्वेश्चन। ठीक है? डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन, टीलोफेज के सामने क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस के सामने क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस का डायग्राम, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के सामने क्वेश्चन। ठीक है? फिर ये एनसीईआरटी का डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। मियोसिस के सामने क्वेश्चन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन के सामने क्वेश्चन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के सामने क्वेश्चन। फिर ये पूरे प्रोफेस 1 के ऊपर ओवरऑल क्वेश्चन, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस 1 का क्वेश्चन, फिर मियोसिस 2 का क्वेश्चन, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ये, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये बेहतरीन डायग्राम। ठीक है? इसके बाद फिर समरी। तो आपको स्टार्टिंग का जो करीब 12 से 14 मिनट स्टार्टिंग का एकदम शांत रह के मेरी बात को सुनना है ध्यान से। ठीक है? स्टार्टिंग का 12 से 14 मिनट आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको समझना है। 1.5 घंटे के अंदर पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी विद समरी। ठीक है? विद समरी। ठीक है? अरे यार, करा क्या है भाई इसमें? वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस क्रैकिंग।
भाई वॉइस क्रैकिंग हितेश भाई, इसमें ना सेटिंग करनी होती है, किसी की पिच हाई होती है, किसी की पिच लो होती है, तुमने एकदम 100 बढ़ा दिया तो पूरा बढ़ाने में भी दिक्कत होती है, कुछ सेटिंग होती है इसमें। अब बच्चा वॉइस क्रैकिंग। हितेश भाई वॉइस को करना पड़ता है, सही से करना पड़ता है। एक चीज होती है सेल साइकिल, सेल साइकिल में दो चीजें आती हैं, एक को आप इंटरफेस बोलते हैं, एक को आप एम फेस बोलते हैं। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है हितेश भाई। फट रही है आवाज? बोलूं? बोलूं? बोलूं क्या? हितेश, एक चीज होती है तेज भाई, सेल साइकिल। सेल साइकिल में ना दो चीजें होती है, एक इंटरफेस होता है, एक एम फेस होता है। ठीक है, इंटरफेस प्लस एम फेस का मतलब होता है सेल साइकिल। तो हितेश भाई क्या होता है ना, आवाज को थोड़ा सा जल्दी से क्या ठीक कर देते हैं, तो आवाज क्रैक हो जाती है, तो फिर बच्चे को पढ़ने में मजा नहीं आता। ठीक है, फिर बच्चा क्या करता है, ऐसे की तैसी कर देता है, मास्टर की भसड़ कर देता है, ऐसे की तैसी कर देता है, तो आवाज को ठीक आना चाहिए। सही आ रही है? क्लियर है भाई? अब क्लियर है, ठीक है। चलो भाई क्लियर है। बाकी चेक करना, सर्वेलेंस पे डाल देखते रहना बेटा। ठीक है हितेश भाई? चलो भाई, 3:37 है, 4:37, 5 बजे तक, 5 बजे तक लेक्चर चलेगा। 5:05 तक ये लेक्चर चलेगा। ठीक है, 5:05 तक। तो बच्चों, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। आप फाइनल यस सर लिख के रख दीजिए चैट में, ताकि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर सकूं। और स्टार्टिंग के 12 से 13 मिनट एकदम शांत बैठ के मेरी बात को सुनना, तभी सीन बन पाएगा। और ऐसा लेक्चर दूंगा कि लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। चलो, चलो यस सर आ गया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। ये पेन उठा लिया है हमने। मेरे पास एक सेल आई, जिसने मुझसे कहा कि मैं डिवाइड करना चाहती हूं, मैं माइटोसिस करना चाहती हूं। मैंने उस सेल से पूछा कि तेरे अंदर कितने क्रोमोसोम हैं। उस सेल ने कहा कि मेरे अंदर 4 क्रोमोसोम है। मैंने उस सेल से पूछा कि हे सेल, तेरे अंदर कितने क्रोमोसोम है। उस सेल ने कहा कि मेरे अंदर 4 क्रोमोसोम है। मैंने कहा दिखाओ जरा 4 क्रोमोसोम। बोल रहा ये रहे 4 क्रोमोसोम। तो इस सेल का नाम है पेरेंट सेल। तो एक सेल डिवाइड करने के लिए आई है जिसमें 4 क्रोमोसोम है। तो ये सेल डिवाइड करने से पहले अपने कंटेंट को डबल करती है, अपने न्यूक्लियस के कंटेंट को डबल करती है, अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट को डबल करती है। न्यूक्लियस के कंटेंट को डबल मतलब अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करती है। साइटोप्लाज्म के कंटेंट को डबल करने का मतलब सेल ऑर्गेनिल के नंबर को डबल करती है। तो डबल करने के लिए इसको 3 लोगों से गुजरना पड़ता है, एक है जीवन, दूसरा है एस और तीसरा है G2। जीवन, एस और G2 तीनों को मिलाकर इंटरफेस बोलते हैं। जीवन, एस और G2 तीनों को मिलाकर इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस में सेल अपने कंटेंट को डबल करती है। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, अपने कंटेंट को डबल करती है। अगर न्यूक्लियस में 4 डीएनए है तो इंटरफेस करने के बाद उसके अंदर 8 डीएनए हो जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म में 20 सेल ऑर्गेनेल है तो वो सिंथेसिस करके अपने अमाउंट को लगभग डबल कर लेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, डीएनए के अमाउंट का डबल होना न्यूक्लियस के अंदर होता है, इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस को 3 फेस में डिवाइड किया है, G1, S और G2। इसका मतलब सेल इंटरफेस के अंदर डिवाइड नहीं करती, ये रेस्टिंग फेस होता है क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करती। इंटरफेस काफी लॉन्ग फेस होता है, मतलब एक सेल अपनी जिंदगी का 95% से ज्यादा टाइम इंटरफेस में निकाल देती है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती। उसके बाद है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इनको बोलते हैं एम फेस, इनको बोलते हैं एम फेस।
तो एम फेस के अंदर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो एम फेस के अंदर न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। क्यों करता है? जब आपने इंटरफेस करके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को डबल किया, आपने इंटरफेस करके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को डबल कर लिया। अब इस कंटेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दो डॉटर सेल के अंदर। तो इंटरफेस में आपने न्यूक्लियस का कंटेंट डबल कर लिया, सेल साइटोप्लाज्म का कंटेंट डबल कर लिया। तो न्यूक्लियस का कंटेंट डबल हो गया, साइटोप्लाज्म का कंटेंट डबल हो गया। अब ये जो कंटेंट डबल है एक सेल के अंदर, आपको इस कंटेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दो डॉटर सेल में। इसके लिए सर को एमफेस करना पड़ता है। एमफेस दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। तो अगर एक पेरेंट सेल है, उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो वो सेल जीवन में गई, यहां भी क्रोमोसोम 4 है, 4 क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड है बताइए? पेरेंट सेल के एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। जब ये सेल जीवन में गई, सर अभी भी 4 क्रोमोसोम है, अभी भी एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड है। तो आपके अगर यहां 4 क्रोमोसोम है, इसका मतलब यहां पर आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हैं? 4 है। जितने क्रोमोसोम उतना डीएनए, जितना क्रोमोसोम उतना डीएनए। अगर 4 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ये सेल जीवन से एस में गई, एस में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। तो अब आप देख लीजिए क्रोमोसोम अभी भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, लेकिन यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड क्यों है? क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। क्रोमोसोम अभी भी 4 है, ठीक है, लेकिन डीएनए 8 हो गया, डीएनए 8 हो गया क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर गया। तो अगर यहां पर डीएनए का अमाउंट 2C था, तो जीवन में 2C रहा, एस में 4C रह गया, हो गया। अब ये सेल G2 में गई, यहां भी 4 क्रोमोसोम है, डीएनए 8 है और डीएनए का अमाउंट हमने क्या बोला? 4C बोला। एक डिप्लॉयड सेल्स के अंदर डीएनए के अमाउंट को 2C बोलते हैं। एस फेस में डीएनए डबल हुआ तो 2C से क्या हो गया? 4C, 4C से G2 में क्या रहा? 4C। आप चाहो तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप चाहो तो इस लाइन को यहां से गायब कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देखना चाहो तब भी देख सकते हैं। यहां पर 8 डीएनए क्यों लिखा? क्योंकि टोटल क्रोमैटिड 8 है, 2 2 4 5 6 7 8, 8 क्रोमैटिड 8 डीएनए, 4 क्रोमैटिड 4 डीएनए, 8 क्रोमैटिड 8 डीएनए, 8 क्रोमैटिड 8 डीएनए। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। तो अगर पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट 2C था तो जीवन में भी 2C रहा, क्योंकि एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो 2C से 4C हो गया। G2 में भी कितना रहा? 4C रहा, G2 में भी 4C रहा, ठीक। अब ये सेल प्रोफेस में गई, ये सेल आपकी प्रोफेस में गई, क्रोमोसोम अभी भी 4 है, डीएनए का अमाउंट कितना है? कितना डीएनए बताया है? 8 डबल स्टैंडर्ड 8 डीएनए है, ठीक है। 8 डीएनए आपका यहां पर बताया गया है, 8 डीएनए आपका यहां बताया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके डीएनए को 4 बोला, यहां पर हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, यहां हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड था, तो 4 क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला 4 डीएनए, 4 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड वाला 8 डीएनए, ठीक। ये देखो मेटाफेस में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, 4 क्रोमोसोम 8 क्रोमैटिड 8 डीएनए। कितने क्रोमोसोम? 4 से 8 क्रोमोसोम हो गए, 4 से 8 क्रोमोसोम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई क्रोमोसोम डबल हो गए। अगर मेटाफेस में 20 क्रोमोसोम है तो एनाफेस में क्रोमोसोम कितने होंगे? लिख के बता। एनाफेस में क्रोमोसोम कितने होंगे? लिख के बता। अगर यहां पर 20 क्रोमोसोम है मेटाफेस में, तो एनाफेस में क्रोमोसोम कितने होंगे? लिख के बता, तभी मानूंगा कि तेरे को समझ आया। बता।
अगर मेटाफेस में 20 क्रोमोसोम है तो एनाफेस में कितने होंगे? 40 होंगे, क्योंकि सर यहां 4 क्रोमोसोम थे, स्प्लिटिंग हुई एनाफेस में तो 4 से 8 हो गए। अब जब टीलोफेस में साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 सेल बनेगी, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, तो 4 क्रोमोसोम इसमें चले गए, 4 क्रोमोसोम इसमें चले गए। हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। 4 क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाले मतलब 4 डीएनए, 4 क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड 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 मतलब 4 डीएनए। तो अगर यहां 4C था, यहां 4C था, यहां 4C था, तो हर एक सेल में यहां 2C हो गया, यहां 2C हो गया। ये है इंटरफेस, ये है एम फेस। तो जितना क्रोमोसोम इन 2 सेल में है, जितना क्रोमोसोम यहां है, उतना ही क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है। जितना डीएनए यहां है, इतना ही डीएनए यहां है। जितना डीएनए यहां है, इतना डीएनए यहां है। तो एम फेज जो होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि जितना डीएनए क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होता है, उतना ही माइटोसिस करने के बाद हर एक डॉटर सेल के अंदर होता है। समझ में आया तो यस लिखो, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब आ जाते हैं प्रॉपर उस पे, अब दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। चलो, जितने अब आराम आराम से चलेगा, पहले कह रहा हूं टाइम लेकर आना, इस क्लास में आओगे समझ लो 5 से 7 घंटे लगते हैं स्लाइड बनाने में, तुम्हें खुद दिख जाएगा जैसे जैसे स्लाइड आगे चलेगी। मैंने बहुत टाइम लगा रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, कि तुम कुछ बन जाओगे। तो जब इस क्लास में आओ तो कोई नॉट इन हरी, टाइम लेकर आना, ठीक है। 1.5-2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा 45 मिनट से पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है। जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी जिंदगी सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। स्पर्म सिंगल सेल है, एग सिंगल सेल है, ये फर्टिलाइज होता है तो आपका जाइगोट बनता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे कोई छोटा सा छोटा हो, बड़ा सा बड़ा हो, एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। सेल डिवीजन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, सेल डिवीजन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। तो अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन, तो सेल डिवीजन से पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा इंटरफेस में, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिक स्टेज में होता है एस फेस में। सेल ग्रोथ, कहने का मतलब क्या है? सेल ग्रोथ का मतलब क्या है? सेल में न्यूक्लियस का कंटेंट बढ़ रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है। सेल में साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है। सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो रही है, सेल ग्रोथ है। सेल के न्यूक्लियस में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, सेल ग्रोथ है। एक सेल से 2 सेल बन रही है, ये भी ग्रोथ है। तो इन्होंने कहा कि सेल डिवीजन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गई, ये सब कोऑर्डिनेशन में होते हैं, है ना, रैंडमली नहीं होते। तो सेल साइकिल का क्या मतलब होता है? सेल साइकिल का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। जीनोम का मतलब है यहां पर डीएनए, डीएनए को डबल करना न्यूक्लियस में और ऑर्गेनेल को डबल करना साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब ये दोनों चीज किसकी हैं? ये दोनों चीज इंटरफेस की हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का डबल होना, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल का डबल होना, मतलब ये सेंटेंस इंटरफेस के लिए बोला गया है। डबल करके क्या करेंगे सर? डबल करके इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम फेस के द्वारा 2 सेल के अंदर। डिवाइड इनटू 2 मतलब ये एम फेस के लिए बोला गया है। तो सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल का मतलब होता है इंटरफेस प्लस एम फेस। इंटरफेस में डीएनए के कंटेंट डबल होते हैं और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस होती है। डबल करने के बाद उस कंटेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2 डॉटर सेल में थ्रू कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इंटरफेस प्लस एम फेस इज इक्वल टू सेल साइकिल। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम तो रेप्लिकेट नहीं करता, ये लाइन लिखी गई है डीएनए के रेप्लिकेशन, डीएनए के रेस्पेक्ट में। जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके थ्रू? कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस।
हमारे अंदर हमें सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं, जिसमें से 23 घंटे इंटरफेस में लगते हैं और 1 घंटा एम फेस में लगता है। इसका मतलब सेल इंटरफेस के अंदर 95% से ज्यादा टाइम निकालती है। 24 घंटे सेल साइकिल के थे, उस 24 घंटे में से 23 घंटे तो इकलौते इंटरफेस में लग गए, 23 घंटे यहां लगे और 1 घंटा यहां लगा। 24 घंटे में से 23 घंटे यहां लगे, इसका मतलब 95% से ज्यादा टाइम इंटरफेस में लगा और 5% से कम टाइम एम फेस में लगा। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, एम फेस में सेल डिवाइड करती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहां पर सेल एक्टिव रहती है और इसको रेस्टिंग फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल यहां डिवाइड नहीं करती बल्कि डिवीजन की प्रिपरेशन करती है। ठीक, जीवन किसके बीच में है? जीवन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में है। देखिए, ये जीवन, ये एस, ये G2, फिर माइटोसिस हुआ, फिर आपकी कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई। माइटोसिस के बाद आपकी बन गई 2 सेल, ये 2 सेल बन गई। ये दोनों सेल वापस से कहां जाएंगी? जीवन में जाएंगी। ये दोनों सेल वापस से एस में जाएंगी, ये दोनों सेल वापस से G2 में जाएंगी, ये दोनों सेल अब माइटोसिस करने जाएंगी। तो जब ये माइटोसिस करने जाएंगी तो 2 से बन जाएंगी 4 सेल। अब आप देखिए जीवन को क्या लिखा है? बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन आया? जीवन आया। तो जीवन किसके बीच में है? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन वाले फेज के बीच में। तो ये आपकी एक सेल साइकिल है और ये आपकी एक सेल साइकिल है। तो बच्चों, ये फर्स्ट सेल साइकिल है और ये आपकी सेकेंड सेल साइकिल है। यहां एक सेल साइकिल कंप्लीट हुई, G1 S G2 एम फेस, 2 सेल बन गई। फिर इन 2 सेल G1 में गए, एस में गए, G2 में गए, एम फेस में गए, फिर आपकी 4 सेल बन गई। तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आया आपका G1 फेस। यहां मैक्सिमम ग्रोथ होती है, मतलब मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस यहीं पर होती है। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिखने में सम्मान देने में मत समझाइए, शर्माइएगा। जान लगाई हुई है तुम्हारे लिए। जीवन के बाद आया एस फेज, उसको सिंथेसिस फेज बोला, जहां डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए का रेप्लिकेशन सर न्यूक्लियस में होता है और यहां सर हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस हुई। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई और सेंट्रियोल की भी सिंथेसिस हुई। इन दोनों की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। तो सर अगर किसी पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट 2C है तो G1 में 2C रहेगा, S में 4C रहेगा, G2 में भी 4C रहेगा। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया। अगर 2 and 10 है तो यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा। G2 के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो प्रोटीन हमें आगे जाके माइटोसिस में हेल्प करेगा और यहां पर सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, G1 S और G2, G1 S और G2। ठीक है, G1 S और G2। अब हम क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, G0 फेज को आप क्विसेंट स्टेज बोलते हो और इनएक्टिव स्टेज बोलते हो। आपका था G1 S G2 M। तो अगर सेल G1 में है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक सेल साइकिल है। तो कई बार क्या होता है, सेल G1 को लीव करके G0 में चली गई। ठीक, इसका मतलब G0 में चली गई, इसका मतलब सेल ने क्या किया? सेल ने सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया, सेल ने G1 को एग्जिट कर दिया। ठीक है, सेल G0 में परमानेंट जा सकती है। अगर सेल G0 में परमानेंट चली गई तो वो G1 में कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। जैसे हार्ट सेल हो गया, नर्व सेल्स हो गया, जो कभी भी डिवाइड नहीं करती, ये परमानेंट G0 के अंदर रहती है। लेकिन इसका मतलब G0 किसका पार्ट नहीं है? G0 सेल साइकिल और इंटरफेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इंटरफेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सेल यहां पर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है G0 में, बट डिवाइड नहीं करती। तो सेल G1 से कहां चली गई? G0 में। अगर परमानेंट चली गई तो जिंदगी भर यहीं रहेगी, कभी भी डिवाइड नहीं करेगी।
लेकिन अगर सेल जी नॉट में टेम्परेरी गई है तो वो जी नॉट से वापस कहां आएगी, जी1 में आएगी, फिर डिवाइड करेगी। अगर ये सेल जी नॉट में चली गई और इसका डिवाइड करने का मन है तो ये वापस जी1 में आएगी, फिर जी1 से एस में जाएगी, एस से जी2 में जाएगी, जी2 से एम के अंदर जाएगी। इसका मतलब सेल जी नॉट में टेम्परेरी भी जा सकती है और परमानेंट भी जा सकती है। ओकेशनली टेम्परेरी एंटर इनटू जी नॉट, इट कैन बैक जी1, ये वापस से जी1 में आ सकती है अगर ये डिवाइड करना चाहती है टू रिप्लेस डेड सेल ड्यू टू इंजरी। तो कहीं पर सेल की डेथ हुई इंजरी की वजह से, वहां पर नई सेल्स फॉर्म करनी थी, तो नई सेल्स फॉर्म करनी थी तो अब सेल डिवाइड करेंगी। अगर वहां सेल की डेथ नहीं होती, इंजरी नहीं होती, तो वहां पर सेल डिवाइड नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब सेल जी नॉट में परमानेंट भी जा सकती है और टेम्परेरी भी जा सकती है। अगर परमानेंट जी नॉट में गई तो वो वापस यहां कभी नहीं आएगी, अगर टेम्परेरी जी नॉट में गई तो वो वापस जी1 में आएगी, फिर वो एस में आएगी, फिर वो जी2 में आएगी, इंटरफेस कंप्लीट करने के बाद वो एम फेस के अंदर जाएगी। तो सेल यहां पर डिवाइड नहीं करती, कब तक, जब तक उसे कहा ना गया हो, जब तक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट ना हो। बताओ अब क्वेश्चन क्या आंसर जाएगा, बताओ। सम सेल परमानेंट एंटर इन जी नॉट, हार्ट सेल, सही है। मैनी सेल डिवाइड ओकेशनली टू रिप्लेस डेड सेल, सही है। जी नॉट इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेस, गलत है। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं एक्टिव होता है, ये आपका गलत हो गया है। ठीक। सेल नो लॉन्गर प्रोलिफेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो इन क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज जो होता है वो एक्टिव स्टेज नहीं होती, इनएक्टिव स्टेज होता है, तो आपका ये भी गलत हो गया। प्लांट शो माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल नॉट डिप्लॉइड सेल, प्लांट के अंदर जो माइटोसिस होता है वो हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है, हैप्लॉइड में भी होता है और आपका डिप्लॉइड में भी होता है। तो आपके दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। और एनिमल के अंदर माइटोसिस यूजुअली, एनिमल के अंदर माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन कुछ सोशल इंसेक्ट हैं जैसे मेल हनी बी, जैसे मेल हनी बी जिसको आप ड्रोन बोलते हैं, ये आपका कैसा है, हैप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड है तो यहां माइटोसिस हैप्लॉइड में भी होता है। यूजुअली एनिमल के अंदर माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में होता है, बट कुछ सोशल इंसेक्ट है जैसे मेल हनी बी ड्रोन जो कि हैप्लॉइड होता है, इसमें माइटोसिस हैप्लॉइड सेल के अंदर हो रहा है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई एकदम क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में, वो जो डायग्राम मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में जी1 एस जी2 एकदम क्लियर है। तो एक बार भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ा दो और एक बार यस लिख दो। ठीक है, आ जाओ। अब तुमने इतना सारा पढ़ा, अब तुम्हें कम से कम इस पे 20-25 क्वेश्चन करने हैं। चलो फटाफट लिखते जाना। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताओ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाए, जो एनसीईआरटी बेस है उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन बनाए। इन्हीं अगर तुमने ये सारे कर लिए तो नीट का कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, इसी के ऑप्शन आगे पीछे करके क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कहीं फंसोगे नहीं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, इसको आप बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल बताओ। ग्रोथ ऑफ सेल अकर इन ऑल फेस, सभी में ग्रोथ हो रही है, जी1 में भी हो रही है, एस में भी हो रही है, जी2 में भी हो रही है, एम में भी हो रही है। इंटरफेस दो माइटोसिस के बीच में है, बिल्कुल सही, इंटरफेस माइटोसिस इंटरफेस। ठीक है, टू सक्सेसिव माइटोसिस, ये भी सही है। इंटरफेस डिफर फ्रॉम सेल टू सेल, इंटरफेस पीरियड सेल टू सेल वेरी करता है, ये भी सही है। टाइम पीरियड फॉर जी1 फेस इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सेल, ये गलत हो गया भाई। जब इंटरफेस का पीरियड वेरी कर रहा है तो जीवन का जो टाइम पीरियड है वो भी वेरी करेगा, जीवन का टाइम पीरियड अलग अलग सेल का वेरी कर सकता है, तो ये आपका गलत हो गया। क्वेश्चन 3 बताइए, कौन सा इंटरफेस का फीचर नहीं है? सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, सही है। यहां पर ग्रोथ होती है, ये भी सही है।
सेल स्पेंड 95% ऑफ टोटल टाइम इन दिस फेज, ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ? हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इन फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट नहीं, इनडिस्टिंक्ट होता है, क्योंकि यहां क्रोमोसोम कैसा है इंटरफेस में, डीकंडेंस है, यहां क्रोमैटिन मिलता है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ क्या जाएगा? अमीनो एसिड। भाई अमीनो एसिड की सिंथेसिस करोगे तभी तो प्रोटीन बनाओगे एस फेस में। तो अमीनो एसिड, आरएनए, एंजाइम, इनकी सिंथेसिस होती है जीवन के अंदर। ठीक है, तो एक मैंने आपको बता दिया, ए का जाएगा 2, 3 में ए का 2 है। ठीक है, 3 में। अब एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन, डी का थर्ड, डी का थर्ड, जी नॉट को क्विसेंट बोला, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। ठीक है, सी का चेक कर लेते हैं, G2 फेस, G2 फेस, सी का थर्ड, सी का 1, G2 का माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी, इनकी सिंथेसिस G2 में होती है। बाकी जो ऑर्गेनेल है, ठीक है, सेंट्रोल को छोड़ दो, बाकी ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G1 में होती है। तो अगर कोई कहे कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कहां होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G1 में होती है। मैक्सिमम ग्रोथ G1 में होती है, मैक्सिमम ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G1 में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी की सिंथेसिस G2 में होती है। सेंट्रियोल की सिंथेसिस आपकी, बहुत बढ़िया आंसर सी, बहुत बढ़िया। चलो, 2020 का है, ये 2021 का है। बताओ जरा क्या आंसर जाएगा? G1 फेस, बताइए, G1 फेस, बताओ इसका आंसर बताइए क्या जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्या जाएगा? G1 फेस, एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन, 2 का 2, 2 का 2। G1 में सेल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है, ये भी सही है। G2 में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तीनों में है, G1 में भी है, एस में भी है, G2 में भी है। ठीक है, तो थर्ड का थर्ड। ठीक है, मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं, 4। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या जाएगा? सेकंड क्वेश्चन बताइए, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो फेस है, उसके बीच में कौन सा फेस आता है? उसके बीच में आता है सर G1 फेस। इसका मतलब डी का थर्ड जाएगा, डी का थर्ड ए की ऑप्शन में है। ए का आपका फोर्थ जाएगा, एस फेस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बी का 1 जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो मेरा आंसर जा रहा है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ अब। इफ देयर आर 20 क्रोमोसोम इन G1, नंबरिंग कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर 20 क्रोमोसोम है G1 में, तो आप मुझे बताओ एस फेस के बाद कितने क्रोमोसोम होंगे? आफ्टर एस फेस क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अगर G1 में 20 है, एस में भी 20 होंगे और G2 में भी 20 होंगे। आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्रोमोसोम के नंबर में थोड़ा ना चेंज आता है, डीएनए के अमाउंट में चेंज आता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। लिखो, ईस्ट एंड ह्यूमन सेल रिस्पेक्टिवली। ईस्ट में सेल साइकिल का ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, ह्यूमन में 24 आवर्स है। अब 1 घंटा 24 आवर्स, इसको मिनट में चेंज करोगे तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा 1440 मिनट। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल एपरेटस फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन है? ट्यूबलिन प्रोटीन। और ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती है? सिंथेसिस G2 फेज। ये क्वेश्चन आप करो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई ना बात, हम मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे और नीट को फोड़ेंगे, जान लगा देंगे। तुम बस क्लास जब जब भाई लगाएगा, क्लास आते रहना। सारा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, पूरा 11वीं 12वीं सब। बताओ फोर्थ का आंसर क्या जाएगा? फोर्थ का आंसर क्या जाएगा? फोर्थ का आंसर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, एस फेस। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन, G2 फेस।
एटीपी, टीटीपी, सीटीपी, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनकी सिंथेसिस जीवन में होती है। भाई जब इनकी सिंथेसिस होगी जीवन में तभी तो तुम डीएनए रेप्लिकेशन कर पाओगे एस फेस में, क्योंकि उसके लिए न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी। सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये एम फेस हो गया। तो बताओ क्या आंसर जाएगा? सबसे पहले आपका जाएगा सी, सी के बाद सर ए के बाद बी और बी के बाद डी। अरे गजब माए माँ, देखना ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मस्त क्वेश्चन है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग जीवन फेज देर इज एक्टिव, बताओ, ड्यूरिंग जीवन फेज देर इज एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बट नो चेंज इन डीएनए कंटेंट। करेक्ट है। एस फेस में हर क्रोमोसोम में डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन, सही है। डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन मतलब यहां डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये भी सही है। ड्यूरिंग G2 फेज सेल कंटेन डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल डीएनए। तो अगर पेरेंट सेल में 2C डीएनए था तो जीवन में भी कितना है? 2C है। एस में 4C है, G2 में 4C है। तो G2 का डीएनए 4C है, किसके कंपेयर में? 2C, स्टार्टिंग में 2C था, ये भी सही है। इन एस फेज सेल डबल द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, नहीं, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। तो एक ही आपका गलत है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ये मस्त है। डीएनए कंटेंट बिकम डबल but ploidy of cells and chromosome number remain unaffected in a phase of cell cycle। डीएनए रेप्लिकेशन जिस फेस में होता है उस फेस में और क्या क्या होता है? ट्यूबलिन प्रोटीन वहां नहीं बनता, ट्यूबलिन प्रोटीन G2 में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया G2 में डबल होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गन डुप्लीकेट G1 में होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन S में होता है, डीएनए कंटेंट भी S में होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां तक एकदम मजा आ गया, दिल खुश हो गया है, तो एक बार यस लिख दो। बहुत टाइम लगता है इसमें, मेहनत करने में, स्लाइड बनाने में। वो लास्ट टाइम इसलिए क्लास कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि स्लाइड ही तैयार नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा जाएंगे तो अच्छे से जाएं, फिर पीपीटी तैयार नहीं हो पाई थी। कल कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा? हाँ, आज क्या बोलते हैं, आज शाम को या कल सुबह तक मैं आपको पूरे अप्रैल तक का प्लानर डलवा दूंगा। ठीक है, पूरे अप्रैल तक का प्लानर डलवा दूंगा। अर्जुना वालों, तुम तो अप्रैल में 12th पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हारा तो रिवीजन मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ अर्जुना वालों, तुम्हें मैं रेस्पिरेशन दे चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस दे चुका हूँ, प्लांट ग्रोथ दे चुका हूँ, तुम्हें तो मैं काफ़ी सारा सामान दे चुका हूँ। ठीक है, और जो यकीन 2.0 वाले हो, तुम्हारा जो रिवीजन चलेगा वो 20 अप्रैल तक चलेगा। तो मैंने 20 अप्रैल तक का पूरा प्लानर बना लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आपका 20 अप्रैल तक पूरा चलेंगे। ठीक है, और 20 अप्रैल तक मैं तुम्हें पूरा रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद की बात तब देखेंगे, उसके बाद क्या करना है 20 अप्रैल के बाद। ठीक है, बस तुम आते रहना, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देता रहूंगा, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें। ठीक है, पहले इनको इनको करेंगे। बताओ, क्रोमेटिन फाइबर डुप्लीकेशन, क्रोमेटिन फाइबर डुप्लीकेशन यहां डीएनए से समझ लेना। क्रोमोसोम नहीं लिखा हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर लिखा हुआ है, फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर लिखा हुआ है, जिसमें डीएनए होता है, उससे फिर कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बनता है। बताओ जरा इसका आंसर क्या जाएगा, बताइए। नंबरिंग कर देता हूं, 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। अब आपने इतने क्वेश्चन इंटरफेस के ऊपर कर लिए, सोचो ये सारे क्वेश्चन इंटरफेस के ऊपर है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन वहां छूटने वाला नहीं है बच्चों। क्रोमेटिन फाइबर डुप्लीकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है किसके अंदर? सिंथेसिस फेस में। जेनेटिक मटेरियल 4C होता है, ये भी सही है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये भी सही है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल डुप्लीकेशन नहीं होता। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल डुप्लीकेशन कहां होता है? G1 में होता है और G2 में होता है। यहां पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, और सेंट्रियोल की मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस है। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन सही है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन सही है। 1 2 3 4 5, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया,
मोस्ट ऑर्गेनिल, ज्यादातर ऑर्गेनिल का डुप्लीकेशन कहां होता है, ज्यादातर सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां होती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है जीवन में। सेल ग्रो मैक्सिमम इन साइज विथ मोर सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। सेल के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां होती है, जीवन में होती है। और जीवन, जीवन Sg2M फेस। तो जीवन किसके बाद आया, जीवन M फेस के बाद दोबारा से क्या आएगा, जीवन S और G2, फिर दोबारा से M फेस, फिर दोबारा से जीवन S और G2। तो बच्चों आपका जीवन क्या हुआ, एम फेज के बाद आया, मतलब पोस्ट माइटोटिक आया। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट माइटोटिक, जीवन माइटोसिस के बाद आया। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप दीजिए। विच फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज। इसका जवाब दीजिए। कुछ सेल डू नॉट एग्जिबिट सेल डिवीजन एंड अरेस्टेड इन, कहां अरेस्ट हो जाती है, जी नॉट में अरेस्ट हो जाती है, और वापस से एंटर करेगी सेल साइकिल में, तो सेल जी नॉट से वापस कहां आएगी, जी नॉट से सेल वापस से जी1 में आएगी। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब है आपका नेक्स्ट प्रोफेज। जब मैं थ्योरी पढ़ूंगा ना बेटा, तो तब क्वेश्चन मत देखना, वरना तुम फिर तुम्हारा चैप्टर सही से रिवीजन नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन करने में रह जाएगा। जो सर थ्योरी बोल के तुम्हारे दिमाग में रिवाइज करवा रहे हैं, जो तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हारा ध्यान वहां नहीं रहेगा, इससे बेटा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो जब सर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो तू थ्योरी को समझने में ध्यान लगा पूरा का पूरा। तेरी थ्योरी समझ में आ जाएगी तो उसके ऊपर 10 तरह के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन अगर तू थ्योरी के टाइम क्वेश्चन पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेगा। कौन सा रॉन्ग है भाई, कौन सा, सेल डू नॉट एग्जिबिट सेल डिवीजन एंड विच फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा जीवन है, जीवन है जीवन है, प्रिंटिंग मिस्टेक बाबा, प्रिंटिंग मिस्टेक, समझा करो, जीवन है, समझ रहे हो। हाँ चलो, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो प्रोफेस में क्या है। प्रोफेस फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, किसके बाद, आफ्टर इंटरफेस। एस और G2 क्या है, इंटरफेस, जहां पर डीएनए डिस्टिंक्ट नहीं होता, बड़ा उलझा हुआ होता है, बहुत उलझा हुआ होता है। ठीक है, मतलब इंटरफेस में जो डीएनए होता है, इंटरफेस में डीएनए कैसा होता है, टेंगल्ड होता है। लेकिन प्रोफेस में आते आते जब उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, तो डीएनए टेंगल्ड से कैसा हो जाता है, अनटेंगल्ड। टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, अनटेंगल्ड मतलब सुलझा हुआ। जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो डीएनए अनटेंगल्ड हो जाएगा और डीएनए अब इनडिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, डीएनए अब थोड़ा डिस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो क्रोमोसोम थोड़ा बेटर फॉर्म में आ जाएगा। तो क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब डीएनए, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है और वो क्रोमैटिड सेंट्रोमियर की हेल्प से अटैच है। ईच क्रोमोसोम रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। अब आप देखिए, यहां पर सेंट्रोसोम है, यहां पर आपका सेंट्रोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नहीं आएगा, ये क्रोमोसोम नहीं है, इसको ठीक कर लेना। यहां पर आएगा सेंट्रोसोम, यहां पर आएगा सेंट्रोसोम। अब आप देखो, ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल है, तो ये तो आपकी स्पिंडल फाइबर हो गई, ये आपकी स्पिंडल फाइबर हो गई। लेकिन कुछ माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर भी होते हैं, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर भी होते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल को आप बोलते हैं एस्टर। तो ईच सेंट्रोसोम, हर एक सेंट्रोसोम से आपके कुछ माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं, इनको आप बोलते हैं एस्टर। 2 एस्टर, एक एस्टर ये रहा, एक एस्टर ये रहा, 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, पूरे को मिलाकर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। प्रोफेस के एंड में, जब प्रोफेस लेट स्टेज में हो जाता है, तो गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। 1 का आंसर क्या होगा बताइए।
जब मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, तो थ्योरी को समझो। आंसर पहले लिखकर अपनी योग्यता को वो मत दिखाओ कि देखो सर मैंने वो कर दिया, नहीं। नीट में दिखाना बेटा कितने क्या क्या करता है। जब टीचर क्लास ले रहा है तो टीचर के अकॉर्डिंग, जैसा टीचर तुम्हें समझा रहा है उसकी बात पे अमल करो, ये तुम्हारे भलाई के लिए है। बताओ जरा इसका क्या आंसर जाएगा। इन बिगिनिंग ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, बिगिनिंग नहीं, प्रोफेज के लेट में गायब होते हैं। सेंट्रोजोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर नहीं, ये आपका जाएगा पोल। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये सही है। डीएनए डिस्टिंक्ट, डीएनए इनडिस्टिंक्ट, डीएनए इनडिस्टिंक्ट, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। ईच क्रोमोसोम रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल इन प्लांट, क्रोमोसोम नहीं, सेंट्रोसोम। और एस्टर प्लांट में नहीं मिलते, एस्टर एनिमल में मिलते हैं। एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, प्लांट के अंदर एस्टर्स नहीं मिलते। क्रोमैटिड अटैच टुगेदर बाय काइनेटोकोर, काइनेटोकोर नहीं, सेंट्रोमियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ प्रोफेज, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब है आपका मेटाफेज। भाई मेटाफेज के अंदर क्या था, वो तो सर ने स्टार्टिंग में डायग्राम में ही दिखा दिया था, सर ने डायग्राम में स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोफेस हो गया। ठीक है, ये आपका प्रोफेस हो गया। ये है आपका ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। प्रोफेस में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर नहीं है, यहां क्रोमोसोम नॉट ऑन स्पिंडल फाइबर, यहां क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे नहीं है। ठीक है, ये इंटरफेस है जहां आपको क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहा है क्योंकि डीकंडेंस फॉर्म में है, तो आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि किस फॉर्म में है, क्रोमैटिन की फॉर्म में आपका है। ठीक है, ये आपका अर्ली प्रोफेस है, ये अर्ली प्रोफेस है, और ये आपका लेट प्रोफेस है। ठीक है, ये आपका लेट प्रोफेस है, ये प्रो मेटाफेस, ट्रांजिशन टू मेटाफेस। अब ये सारे क्रोमोसोम कहां आ गए, इक्वेटर पर आ गए। ये देखो इक्वेटर पे आ गए, तो सारे के सारे क्रोमोसोम आपके कहां आ चुके हैं, इक्वेटर पर आ चुके हैं, इक्वेटर पर आ चुके हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब गायब होती है, लेट प्रोफेस में गायब होती है। तो लेट प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जाना, अगर कोई स्टेज अपने लेट में है इसका मतलब किसी की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, अगर किसी का अंत हो रहा है इसका मतलब किसी की शुरुआत हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लेट प्रोफेस में डिसइंटीग्रेट होना यह बताता है कि कोई नया फेस आ रहा है, मतलब मेटाफेज आ रहा है। यही तो एनसीईआरटी में लिखा है कि देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन टू स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज मेटाफेज के बीच में कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि कब प्रोफेज खत्म होगा कब मेटाफेज होगा। बस एक हिंट मिलती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसइंटीग्रेट हो रही है इसका मतलब प्रोफेज अपनी लेट स्टेज में है और मेटाफेज की शुरुआत आपकी होने वाली है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में विजिबल है। क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का साइज स्टडी कर सकते हैं, बट शेप स्टडी यहां नहीं करते। सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कैनेटोकोर बोलते हैं। ये कैनेटोकोर जो होता है, जैसे ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, और इस सेंट्रोमियर पर ये कैनेटोकोर होता है जहां स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट। तो जिस हिसाब से क्रोमोसोम अलाइन होते हैं उससे पता चलता है कि ये मेटाफेजिक प्लेट है। मतलब ये हुआ कि तेरा जो क्रोमोसोम है वो कैसे अलाइन है, ये देख, क्रोमोसोम के अलाइनमेंट से ये पता चल रहा है, क्रोमोसोम के अलाइनमेंट से ये पता चल रहा है कि ये मेटाफेजिक प्लेट है। ये पूरी की पूरी एक मेटाफेजिक प्लेट है। चार लोग एक लाइन में खड़े हो गए, इसका मतलब वो लाइन मेटाफिजिक प्लेट है, वो लाइन तेरी इक्वेटोरियल प्लेट है। बता जरा इसका आंसर क्या जाएगा, बता क्या आंसर जाएगा, करेक्ट बता। कंडेंसेशन नॉट कंप्लीटेड, कंडेंसेशन कंप्लीटेड,
स्पिंडल फाइबर नॉट कंप्लीटेड, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटेड, यहां स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो जाती है। लार्ज डिस्क लाइक प्रोटीन, लार्ज नहीं है, स्मॉल है। आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नन। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर नहीं, क्रोमोसोम। वन क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय वन पोल, अदर बाय अनदर पोल, मॉर्फोलॉजी साइज नॉट स्टडीड। क्रोमोसोम नॉट कंप्लीटली विजिबल, क्रोमोसोम कंप्लीटली विजिबल। तो आंसर जाएगा वन क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड एक पोल पर अटैच है, ये देखिए, एक क्रोमेटिड इस पोल पर अटैच है, ये क्रोमेटिड इस पोल पर अटैच है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। अब है आपका एनाफेज। अब आप एनाफेज देख लीजिए, ये देखिए, ये है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, या आप बोल दो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो गई। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, या आप बोल दो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो गई। तो ये देखिए, सबका सेंट्रोमियर, सबका सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले गए। तो ये जो क्रोमेटिड आपको दिखी, इन्हीं डॉटर क्रोमेटिड को आप डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां क्रोमोसोम का नंबर 4 है, यहां क्रोमोसोम का नंबर 8 है, यहां सेंट्रोमियर का नंबर 4 है, यहां सेंट्रोमियर का नंबर 8 है। तो यहां क्रोमोसोम का नंबर और सेंट्रोमियर का नंबर डबल हो जाता है, यहां पर स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की, या आप बोल दो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग आपकी हो गई है। तो एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, जिनका सेंट्रोमियर पोल की तरफ होता है, सेंट्रोमियर लीड करता है और आर्म्स पीछे की तरफ होती हैं, आर्म्स पीछे की तरफ होती हैं और सेंट्रोमियर आपका क्या करता है, लीड करता है। ये देखिए, क्रोमोसोम स्प्लिट कर गए दो डॉटर क्रोमेटिड में, हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड में स्प्लिट कर जाएंगे, और इन दो ये जो डॉटर क्रोमेटिड है, इन्हीं को बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले गए, सेंट्रोमियर लीड करता है, मतलब वो पोल की तरफ होता है, आर्म्स पीछे आती है, और यहां आप शेप स्टडी करते हैं। बताइए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, करो सॉल्व। क्या आंसर जाएगा? तो शेप एनाफेस में स्टडी करते हैं, ठीक। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सही है, डॉटर क्रोमोसोम डॉटर क्रोमेटिड ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस सही है, आर्म्स लीड नहीं, आर्म्स लीड नहीं करते, आर्म्स पीछे रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल इन मेटाफेस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल इन मेटाफेस नहीं, एनाफेस में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल, ये आपका सही है। तो 3 आपका सही होगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ये डायग्राम है, बताओ जरा ये कौन कौन सा डायग्राम है, बताओ क्या आंसर जाएगा। ये डायग्राम है, बताओ ये क्या था, ये अर्ली प्रोफेज था, ये लेट प्रोफेज था, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज था, ये आपका मेटाफेज था, ठीक है, ये आपका एनाफेज था, ये आपका टीलोफेज था, और ये आपका इंटरफेज था। क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज, बस, ठीक है। अबे सी कहां से हो जाएगा, क्या आंसर जाएगा, आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, देन मेटाफेज, सी है आपका एनाफेज, डी टीलोफेज, ये। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अब है आपका टीलोफेज। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, अब आप खुद ही देख लीजिए, टीलोफेज के अंदर क्या होगा, दो सेल आपकी फॉर्म्ड हो जाएंगी, है ना, दो सेल आप यहां पे बना दीजिए, ठीक है, दो सेल बना दीजिए, बीच में लाइन खींच दीजिए, आपकी दो सेल फॉर्म्ड हो गई, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। तो टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, ठीक है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेटिन में आपका
कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, टीलोफेज में। कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। टीलोफेज में अगर साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा तो आपकी 2 सेल बन जाएगी, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है। तो अब आप देख सकते हैं जितने क्रोमोसोम आप लेके चले, ये देख लीजिए जितने क्रोमोसोम, यहां एक सेल में 4 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड था। जब आपका टीलोफेज खत्म हुआ, 2 सेल आपकी बन गई, हर एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। डीएनए का अमाउंट 2C है, यहां भी डीएनए का अमाउंट एक सेल में आपका 2C है। तो टीलोफेज के अंदर क्या हुआ, टीलोफेज के अंदर क्या हुआ, टीलोफेज फाइनल स्टेज है किसकी, टीलोफेज आपकी फाइनल स्टेज है किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। इन बिगनिंग, शुरू में क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका कन्वर्ट हो गया क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन कहां कलेक्ट है, पोल पर कलेक्ट है, और उन क्रोमैटिन के अराउंड आपका न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो गया, उसी को हमने बोल दिया क्रोमोसोम। बट एक्चुअल में ये क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म है, जिसको आप बोल रहे हैं क्रोमैटिन। 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए। इसी दौरान अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो 2 सेल फॉर्म हो जाएगी, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और ईआर आपके वापस से रीअपियर हो गए। बताओ जरा इसका आंसर क्या जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहां आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या जाएगा, बताइए क्या जाएगा। ए जाएगा, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, क्रोमोसोम आइडेंटिटी लॉस्ट एट द एंड ऑफ फेज, एंड नहीं बिगिनिंग। क्रोमोसोम डीकंडेंस आइडेंटिटी मेंटेन, मेंटेन नहीं लूज, तो ये गलत, ये गलत। न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी आर नॉट रीअपियर, आर रीअपियर, ये गलत। तो फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस आपका है टीलोफेज। यहां बताइए क्या होगा, अगर जीवन में, अगर जीवन में आपका यहां पर 2C है तो जीवन में कितना होगा, 2C होगा। एस में कितना होगा, 4C होगा। G2 में कितना होगा, 4C होगा। एम फेस में कितना होगा, 2C होगा। तो 2C 2C, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता। G1 में कितना होगा, 40, एस में कितना होगा, 40, G2 में 40, यहां कितना 40 40। 20 पिकोग्राम डीएनए है, यहां 20 होगा, यहां पर 40 होगा, यहां 40 होगा, और यहां पर आपका 1 मिनट 20 20 40 40, और यहां होगा आपका 20। तो 20 20 40 आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई ना बात, अरे ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। आ रहा है मजा, क्यों, दिख रही है मेहनत। कहा था ना बेटा ऐसा रिवीजन कराऊंगा तुम जिंदगी भर याद करोगे। तुम्हारी जो क्लासेस 3:30 बजे तक लेता था ना, सारा फ्रस्ट्रेशन भूल जाओगे तुम। इतना प्यार दूंगा बेटा अगर कभी जीवन में नफरत भी की होगी ना तो भी भक्त बन जाओगे। बोला था ना, खेल अभी बाकी है पूरा तुम दिखते ना, पूरे तुम्हें नीट तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पूरा का पूरा। तुम्हें एकदम ऐसा कर दूंगा पूरा का पूरा, पूरा पेपर देखना यहीं से आएगा, देख लेना। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में पहले डायग्राम से समझते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये आपकी एनिमल सेल है, ये आपकी क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल में बाहर की तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही है। अब बीच में आपका ये फरो बन गया है ना। एक्चुअल में पहले ये सेल कैसी रही होगी, पहले ये सेल ऐसी रही होगी, यहां एक न्यूक्लियस रहा होगा, ये एक न्यूक्लियस रहा होगा। ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। ये फरो और डीप हो गया, और डीप हो गया, और एक्चुअल में 2 सेल आपकी बन गई। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल में कैसे होता है, फरो फॉर्मेशन से होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो स्ट्रेच नहीं कर सकती,
वो स्ट्रेच नहीं कर सकती। तो प्लांट के अंदर क्या हुआ, ये आपकी एक सेल है, ये आपके दो न्यूक्लियस है। अब सेल वॉल अंदर की तरफ नहीं जा सकती, नॉट एबल टू स्ट्रेच, इनएक्सटेंसिबल लिखा है एनसीईआरटी में। तो होता क्या है, यहां कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इक्वेटर पर, इन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ आकर जुड़ जाते हैं गोल्गी बॉडी। माइक्रोट्यूब्यूल के साथ आकर क्या जुड़ गए, गोल्गी बॉडी जुड़ गए, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल के साथ आकर कौन जुड़ गए, गोल्गी बॉडी जुड़ गए। तो जो आपके ग्रीन कलर से हैं वो क्या है, गोल्गी बॉडी है, ठीक है, ईआर भी हो सकता है। और जो आपका ब्लू कलर से है वो ब्लू कलर वाला क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सेल प्लेट, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। आगे जाके क्या होता है, ये सेल प्लेट किसका रूप ले लेती है, ये सेल प्लेट इस तरीके से रूप ले लेती है, किसका रूप ले लेती है, मिडिल लैमेला का। तो ये सेल प्लेट ग्रो करती है, ये सेल प्लेट ऐसे ग्रो करती है सेंटर से बाहर की तरफ, ये सेल प्लेट सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करती है। तो ये सेल प्लेट सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करती है, सेंटर से ये ऐसे करके बाहर की तरफ ग्रो करती है, देखो लंबी हो गई। तो ये जो चीज बनी बेटा, इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, दो सेल के बीच में कॉमन वॉल। और बाद में आपकी ये ऊपर वाली सेल अलग हो गई, नीचे वाली सेल अलग हो गई, यहां एक न्यूक्लियस था, यहां एक न्यूक्लियस था, तो आपकी दो सेल बन गई। लेकिन यहां आप देखिए बाहर से अंदर की तरफ गए हो, यहां बाहर से अंदर की तरफ गए हो, तो यहां साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, पेरिफेरी टू कहां होता है, सेंटर, या सेंटर से पेरिफेरी। तो पहले सेल प्लेट बनती है, फिर मिडिल लैमेला, फिर आपकी दो सेल फॉर्म्ड हो जाती है। आओ जरा, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मतलब डीएनए, माइटोसिस सिर्फ डीएनए को ही दो डॉटर न्यूक्लियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होता, बल्कि सेल भी खुद दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ। एनिमल के अंदर फरो फॉर्मेशन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर फरो डीप होता जाता है और सेंटर पे जाके मीट कर जाता है। प्लांट में सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल मतलब वो स्ट्रेच नहीं होगी, इसलिए यहां पहले सेल प्लेट बनता है, फिर मिडिल लैमेला बनता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। करो सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। सर नेक्स्ट बैच में पढ़ाइए ना, अरे दीवाने थोड़ा सा वेट करना, वीडियो एडिटिंग, वीडियो आ जाएगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, है ना। जब इतना वेट किया तो वेट कर ले। बाकी मेरी आंखों में देख तेरे को क्या नजर आता है, क्या मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी आंखों को देख। तूने 1 साल अर्जुना में मुझसे पढ़ा है तो तू मेरी आंखों को देख कर बता, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख कर बता। ठीक है आ जाओ। तो बताओ, पहला है, पहला क्वेश्चन क्या क्या होगा बताओ। एट टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूट इन डॉटर सेल एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है पढ़ाएंगे एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मिडिल लैमेला फॉलो बाय सेल प्लेट, उल्टा हो गया, यहां सेल प्लेट आना चाहिए था, यहां मिडिल लैमेला आना चाहिए था। एक्सटेंसिबल सेल वॉल नहीं होती, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है। तो आंसर जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन डी। प्लांट साइटोकाइनेसिस बाय फरो फॉर्मेशन, प्लांट नहीं एनिमल आना चाहिए था, एनिमल साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट, ये भी गलत हो गया। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इनसाइड, यूनिन्यूक्लिएट नहीं होता, ये होता है आपका मल्टी न्यूक्लिएट। आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। माइटोसिस कंप्लीट हुआ, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। तुझे आना ही पड़ा सजना, आ गई। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि माइटोसिस होने के बाद दो डॉटर सेल में जितना क्रोमोसोम और डीएनए होता है उतना ही पेरेंट सेल में होता है। माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉयड सेल में होता है,
ठीक है, यूजुअली डिप्लॉयड सेल में होता है एनिमल के केस में, प्लांट में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में होता है। लेकिन कुछ सोशल इंसेक्ट है, मेल हनी भी, जहां हैप्लॉयड के अंदर होता है, दो डॉटर सेल्स बनती है, दोनों का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम होता है, जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम डीएनए था उतना ही दो डॉटर सेल में होगा। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस से होती है। माइटोसिस की वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रीस्टोर होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब किसकी वजह से हुए थे? डिस्टर्ब हुए थे इंटरफेस की वजह से। डिस्टर्ब का मतलब क्या है? डिस्टर्ब का मतलब है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंटेंट डबल हुआ, मतलब चीजें डिस्टर्ब हो गई, ये इंटरफेस की वजह से हुआ। तुमने वापस से डॉटर सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंटेंट सेम किया, ये तुमने माइटोसिस की वजह से किया। सेल रिपेयर करने में माइटोसिस है। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस और गट और ब्लड सेल्स ये कॉन्स्टेंटली मरती रहती हैं और यहां नई सेल्स फॉर्म होती रहती हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं रूट के टिप पर, शूट के टिप पर, या कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से यहां ग्रोथ होती है। इसलिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। बताओ क्या जाएगा? सेल ग्रोथ डिस्टर्ब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो, करेक्ट है। सेल ग्रोथ मतलब इंटरफेस, ठीक है, भले यहां माइटोसिस लिखा हो लेकिन ये सेंटेंस तो सही है ना। वो कह रहा है कि सेल ग्रोथ की वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब होता है, सही है। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, ये भी सही है और आपका ये भी सही है, ठीक है। नॉट प्रेजेंट इन ड्रॉन, प्रेजेंट इन ड्रॉन, तो आपका जो आंसर जाएगा वो ए एंड सी जाएगा। आपका आंसर ए एंड सी जाएगा, दो आंसर जाएंगे, सी और ए। नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ग्रोथ सही है, ये भी सही है। ब्रिंग आउट वेरिएशन, नहीं, ब्रिंग आउट वेरिएशन, वेरिएशन तो मियोसिस की वजह से आती है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो यहां ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। ए एंड सी, ऊपर ए एंड सी, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं छूटेगा, सब खतरनाक तरीके से होगा। ये डायग्राम है एनसीईआरटी का, ठीक है, G1 S G2, ठीक है, G1 S G2। तो सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है? G1 में लगता है, G1 में ज्यादा, देन S, देन आपका G2। मैक्सिमम टाइम G1 में है, मिनिमम टाइम G2 में है। उसके बाद प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, मतलब ये है आपका कैरियोकाइनेसिस, ये है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस एम फेस, और ये आपका बाहर है G0, ठीक। अब है आपका मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में जाने से पहले अब आप जरा ध्यान से एक चीज को समझिए, ध्यान से, मियोसिस में जाने से पहले आप एक चीज को जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। अब पेन नीचे रख दो, अगला 15 मिनट पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है। अगला 15 मिनट तुम पूरा का पूरा फोकस किए तो उसके अगले 20 मिनट में पूरा का पूरा लेक्चर ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ अगला 15 मिनट पूरा का पूरा फोकस करना और जिन सवालों के जवाब मैं आपसे पूछूंगा आप बताना, ठीक है। पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है। चलो पहले बता दो, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई? तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तेरी गलियां गलियां गलियां, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, रिवीजन चल रहा है, कहीं मत भटकना, इधर उधर कहीं मत जाना, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। बैच में बने रहना। तुमने पूरे साल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई की है, अब नीट में 1-1.5 महीना रह गया है, तो तुम्हें 6-6, 7-7 घंटे में रिवीजन थोड़ी ना करना है किसी चैप्टर का। तुम्हें बहुत शॉर्ट डिटेल रिवीजन करना है 2 घंटे के अंदर। तो पूरा का पूरा ध्यान से रखना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, अपना टाइम वेस्ट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, एक एक मिनट का कीमत है, इसलिए समझा रहा हूं। जैसे जैसे क्लास लगेगी मैं 1.5 से 2 घंटे में तुझे इतना सिखा दूंगा जितना तू खुद पढ़ के 1.5 से 2 घंटे में नहीं सीख पाएगा।
जिस हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूं, मैं जिस हिसाब से मैं पूरी थ्योरी रिवाइज करा रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, तू इतना खुद नहीं कर पाएगा 1.5 घंटे में। तू या तो थ्योरी पढ़ता पढ़ता रह जाएगा, पढ़ते पढ़ते या तो तू लेट जाएगा, ठीक है, या तू इनएक्टिव हो जाएगा, या तू क्वेश्चन करता रहेगा तो तू क्वेश्चन नहीं कर लेगा। लेकिन 1.5 घंटे में मैं इतनी स्पीड में इतनी सारी चीजें जो मैं तेरे को बोल बोल के बता रहा हूं, याद करा रहा हूं, उस तरीके से, उस मोमेंटम से तू 1.5 घंटे में नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी क्लास लगेगी, अपना 1.5 से 2 घंटा मेरे लिए निकाल के रखना। ये आखिरी के जो 2 महीने 1.5 महीने हैं, जो शब्द तेरे दिमाग में गिरे यही बस नीट में आ जाएंगे, और तू उसको सॉल्व करके भी आ जाएगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि तूने क्या कर दिया है। समझे? आ जाओ। अब एक चीज होती है मियोसिस, ठीक है। अब पूरा 15 मिनट पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करना। मियोसिस की शुरुआत भी इंटरफेस से होगी। पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर आपका क्या आएगा, G2 आएगा। G1 S G2 मतलब इंटरफेस आएगा। इंटरफेस के बाद मियोसिस 1 में क्या आएगा, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। सर प्रोफेस 1 में काफी सारी स्टेजेस होती हैं, दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। अब तू देख, यहां पर मुझे बता, तुझे कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड। सर मुझे यहां पर आपके 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, और हर एक क्रोमोसोम में मुझे 2 क्रोमेटिड दिख रहा है। मतलब तुझे प्रोफेस 1 में 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। इसका मतलब लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में तुझे 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोफेस 1 का मतलब लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होता है। इसका मतलब तुझे प्रोफेस 1 में 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। बिल्कुल सही है। मेटाफेस 1 में भी कितने दिख रहे हैं, मेटाफेस 1 में भी तुझे 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है, 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। 3 क्रोमोसोम तुझे एक प्लेट पे दिखे, और बाकी 3 क्रोमोसोम तुझे दूसरी प्लेट पे दिखे, मतलब 2 इक्वेटोरियल प्लेट है। एनाफेस 1 के अंदर क्या हुआ, एनाफेस में ये 3 ऊपर चले गए, ये 3 नीचे चले गए, ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 3 नीचे 3, तो टोटल क्रोमोसोम 6, यहां 6, यहां 6। टीलोफेस 1 पे जब मियोसिस खत्म हुआ तो 2 सेल बनी, एक सेल तेरी ये बन गई और दूसरी सेल तेरी ये बन गई। तो हर एक सेल में मुझे बता कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, लिख के बता। सर मुझे यहां 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यहां 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, लेकिन शुरू में तो 6 थे, तुझे हर एक सेल में 3 दिख रहे हैं। इसका मतलब मियोसिस 1 क्रोमोसोम के नंबर को डबल करता है या हाफ करता है, इसका आंसर भी लिखकर बता। तीन दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मियोसिस 1 क्रोमोसोम का नंबर हाफ करता है। इसका मतलब ये सेल हैप्लॉइड है, ये सेल हैप्लॉइड है, ये सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। ये सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। ये सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। इसका मतलब मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है। मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड हुई, मियोसिस 1 की वजह से हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड हुई, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ। सर यहां पर रेड में ब्लू है, ब्लू में रेड है, ब्लू में रेड है, ब्लू में रेड है, रेड में ब्लू है, ऐसा क्यों है सर? सर रेड वाले डीएनए में ब्लू वाला डीएनए क्यों आया? सर ब्लू वाले डीएनए में रेड वाला डीएनए क्यों आया? क्योंकि प्रोफेस 1 के पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। प्रोफेस 1 के पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो सर 2 सेल मेरी फॉर्म्ड हो गई। मियोसिस 1 तक का डायग्राम समझ में आया तो यस लिखो। इतना कलरफुल खतरनाक डायग्राम लाया हूं, पूरा समझ आएगा। मियोसिस 1 समझ में आया तो यस लिखो। फिर एक एक स्टेज बताऊंगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, एक एक स्टेज बताऊंगा, सिनेप्सिस फिनेप्सिस सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। ये देख पूरा लाया हूं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन सब बताऊंगा। पहले एक बेसिक आउटलाइन दे रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं, एक बेसिक आउटलाइन दे रहा हूं मियोसिस की, फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने शुरू में इंटरफेस की आउटलाइन दी थी ना, वैसी आउटलाइन दे रहा हूं, ठीक है। अब देख, ये 2 सेल बन गई, ये 2 सेल कहां गई, प्रोफेस 2 में गई। ये 2 सेल कहां गई, प्रोफेस 2 में गई। फिर वो प्रोफेस 2 से दोनों सेल कहां गई, मेटाफेस 2 में गई। अब मेटाफेस 2 में देख कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनी, एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। लेकिन यहां कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी, यहां एक प्लेट ये बनी थी और एक प्लेट ये बनी थी, यहां 2 प्लेट बनी थी।
लेकिन यहां एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है एक सेल में। अब यहां पर क्या हुआ, स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। मेटाफेज 2 में कितने क्रोमोसोम हैं, 3 है। देख ले यहां पर भी कितने हैं, 3 है। स्प्लिटिंग हो गई, कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। अब तू मुझे ये बता, अगर मेटाफेज सेकंड के अंदर 60 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, तो एनाफेज 2 में कितने क्रोमोसोम होंगे एक सेल में, बता। अगर मेटाफेज 2 में टोटल 60 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, तो तू मुझे बता एनाफेज 2 के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे एक सेल में। 3 का 6 हो गया, तो 60 का कितना होगा, 120 होगा। 60 का कितना होगा, 120 होगा। बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पर देख, अगर पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है, तो G1 में कितने रहे होंगे, 30। S में कितने रहे होंगे, 30। G2 में कितने रहे होंगे, 30। ठीक है। प्रोफेस में कितने रहे होंगे, प्रोफेस में भी 30 रहे होंगे। प्रोफेस 1 में कितने रहे, 30 रहे। मेटाफेस 1 में कितने रहे, 30 रहे। ठीक है। एनाफेस 1 में कितने रहे होंगे, 30 रहे होंगे। टीलोफेस 1 मतलब मियोसिस 1 खत्म होने के बाद 15। तो यहां पर हमने कितने लेके चले थे, 6 लेके चले। G1 में 6 रहे, S में 6 रहे, G2 में 6 रहे, प्रोफेस 1 में 6 रहे, मेटाफेस 1 में 6 रहे, एनाफेस 1 में 6 रहे, यहां पर 3 रहे। तो तुम 6 लेके चले, यहां 3 मिले। तुम 30 लेके चलते, 15 मिलते। तुम 100 लेके चलते, 50 मिलते। ये कैलकुलेशन समझ में आई तो यस लिखिए। ये कैलकुलेशन अगर समझ में आई है तो यस लिख दीजिए। ठीक है। अब देख, अब ध्यान से देख, यहां कितने हैं, 3। 3। यहां भी कितने हैं, 3 है। यहां भी कितने हैं, यहां भी कितने हैं, 3 है। इसमें भी कितने हैं, 3 है। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 6 है, 6 है। यहां इस सेल में 3 है, इस सेल में 3 है, इस सेल में 3 है, इस सेल में 3 है। तो मियोसिस 2 खत्म होने के बाद हर एक सेल में 3 क्रोमोसोम है। मियोसिस 2 खत्म होने के बाद हर एक सेल में 3 क्रोमोसोम है। यहां कितने थे, यहां 6 थे। यहां कितने थे, यहां पर भी 6 थे। यहां कितने थे, 6 थे। यहां कितने थे, 3 थे। यहां कितने थे, 3 थे। फिर यहां कितने, 3। यहां 3, 3, 3, 6, 6, 3, 3, 3, 3। डिफरेंस क्या आया, यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थे। यहां एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड थे, 2 क्रोमैटिड थे। लेकिन बताओ यहां एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं, यहां एक क्रोमोसोम में आपका कितना क्रोमैटिड है, यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। अगर डायग्राम फील हो गया है, एकदम नसों तक चला गया है, अंदर तक घुस गया है पूरा का पूरा डायग्राम, नसा एकदम नसों तक चढ़ गया है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तो एक बार यस लिख दीजिए। क्या शानदार डायग्राम है। अपने आप काउंट ही नहीं करना, देख के काउंट करो, बस देख के काउंट करो। देखा, पूरा डायग्राम मियोसिस को उधेड़ के रख दिया है पूरा का पूरा। अब ठीक है भाई, ये हमको समझ में आ गया। तो अगर मैं इसका एक रफ तुम्हें देखकर दूं डायग्राम कि ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, इसने किया इंटरफेस, और इंटरफेस करने के बाद ये रही सेल। इसके बाद इसने किया मियोसिस 1। मियोसिस 1 से आपकी 2 सेल बनी। तो अब आप देखो यहां कितना क्रोमोसोम था, 6। इंटरफेस के बाद भी कितना रहा, 6।
बाद में कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। इसका मतलब ये सेल कैसी थी डिप्लॉयड, ये सेल कैसी थी डिप्लॉयड, ये सेल कैसी है हैप्लॉयड। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। यहां डीएनए कितना है 2C है, इंटरफेस कर कर आई, एस फेस कर कर आई, डीएनए कितना हो गया 4C। 6 का 3 तो 4C का कितना 2C, 6 का 3 तो 4C का कितना 2C। मियोसिस 1। अब ये सेल मियोसिस 2 करेगी और ये सेल भी क्या करेगी, मियोसिस 2 करेगी। इसको आपने बोला मियोसिस 2। इससे 2 सेल बनी और इससे भी क्या बनी, 2 सेल बनी। तो जितना क्रोमोसोम यहां है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, जितना यहां है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है। फर्क कितना है, यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। तो जब क्रोमोसोम का नंबर सेम है तो ये भी n, ये भी n, तो n से n n, n से n n। डीएनए का अमाउंट यहां एक क्रोमैटिड वाला तो 2C का हाफ कर दो, 1C 1C, 2C का हाफ कर दो। क्यों, क्योंकि यहां एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है, यहां 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है, और यहां पे भी 1C कर दो। आत्मा अगर तृप्त हो गई इस डायग्राम को देखकर तो एक बार यस लिख दो, एक बार यस लिख दो। अबे बार बार क्यों पूछ रहा है, 12th में आप पढ़ाएंगे नहीं, अभी भी तू समझ नहीं रहा है। मेरी आंखें को देख, इन आंखों में देख और देख के पता लगा। अगर तू 11वीं में मुझसे पढ़ा है तो तू इन आंखों को देखकर पता लगा लेगा कि मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। इन आंखों को देख और समझ मेरी चेहरे को देख के। अरे दीवाने अभी तक नहीं समझ पाया तो कि खेल बड़ा है समझना भाई। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब आ जाओ जरा सीक्वेंस में आ जाते हैं, मियोसिस में। ठीक है, एक बार सीक्वेंस में आ जाते हैं अर्जुना वाले नहीं समझ पा रहे, यकीन 2.0 वालों से पूछ लो, वो समझ रहे हैं, वो तुम्हें बता देंगे। अर्जुना वालों, तुम यकीन 2.0 वालों से पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे मेरी मेरी आईज को देखकर कि मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। अर्जुना वाले समझ नहीं पा रहे हैं, यकीन 2.0 वाले समझ गए, वो उनको बता भी रहे हैं इनको पर समझ नहीं आ रहा। अरे दीवाने रुक जाना थोड़े दिन। यहां पर देख, अब है आपका नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझ गए आ जाओ भाई आ जाओ एक बार एक वादा किया था, उस वादे को पूरा किया जाएगा। वादा क्या किया था, चॉकलेट देने का, तो चॉकलेट दूंगा ना बेटा। क्रोमोसोम, मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। मियोसिस की वजह से एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉइड फेज आता है। मतलब मैं अगर डिप्लॉयड हूं तो मेरे अंदर मियोसिस की वजह से स्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो हैप्लॉइड फेज इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन की वजह से डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर होती है। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम गए, एग में 23 क्रोमोसोम गए, स्पर्म में 23 गए, एग में 23 गए। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम आए। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन की वजह से वापस से डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो गई। मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होता है। मियोसिस से हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। जितना क्रोमोसोम मियोसिस 1 में था, जितना क्रोमोसोम मियोसिस 1 में था, देख लीजिए, यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, यहां मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। तो एनसीईआरटी में यहां कितना क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, यहां भी कितना है, 2 है। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद भी हर सेल में 2 ही है। फर्क यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है,
यहां एक क्रोमोसोम के अंदर कितना क्रोमेटिड है? दो क्रोमेटिड है। प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे आ गए, एनाफेस वन, फिर दो सेल्स बन गई, ये देख लीजिए, यहां पर दो, यहां पर दो, तो यहां चार क्रोमोसोम, यहां चार क्रोमोसोम, यहां चार क्रोमोसोम, हर सेल में कितने क्रोमोसोम? दो क्रोमोसोम। ये टीलोफेस वाली सेल्स गई प्रोफेस टू में, कितने क्रोमोसोम? दो। यहां भी कितने? दो। यहां भी कितने? दो। यहां भी कितने? दो। यहां कितने हो गए? चार। यहां कितने हो गए? चार। यहां हर एक सेल में कितने हैं? दो हैं। तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी आपका एक्सप्लेन हो गया। बताओ जरा इसका आंसर क्या जाएगा? ए बी सी डी, बताइए क्या जाएगा? मेरी आंखों में देख। मियोसिस कैन अकर इन हैप्लॉइड सेल ना, मियोसिस डिप्लॉइड में होता है। ठीक, मियोसिस, हां अगर ये होता मियोसिस टू अकर इन हैप्लॉइड सेल फिर तो सही था, क्योंकि मियोसिस टू तो हैप्लॉइड सेल में ही होता है। मियोसिस रीस्टोर डिप्लॉइड कंडीशन नहीं, मियोसिस नहीं, फर्टिलाइजेशन। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मियोसिस टू इज रिडक्शन, रिडक्शन नहीं, इक्वेशन। गैमेट फॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल नहीं, डिप्लॉइड सेल। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ई। अबे बी क्यों लिख रहे हो? अरे, अरे गुदड़ी, अरे मक्खी मच्छरो, यहां देख लो, आंसर जाएगा ई। लैप्टोटीन। तो मियोसिस वन का जो प्रोफेस वन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस। तो बस 15-20 मिनट का रह गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मियोसिस वन का प्रोफेस वन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, किसके कंपेयर में? माइटोसिस के प्रोफेस में। क्यों? क्योंकि इसका प्रोफेस डिवाइडेड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल है माइक्रोस्कोप में, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जाइगोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम की आपकी पेयरिंग हो जाती है। जैसे ये क्रोमोसोम हो गया इस तरीके से, और ये आपका इस तरीके से हो गया। तो यहां आपकी क्या होती है? क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है। क्रोमोसोम की क्या होती है? पेयरिंग हो गई। ये देखिए इस तरीके से, ये एक मम्मी का क्रोमोसोम, एक पापा का क्रोमोसोम, ये आपकी हो गई है पेयरिंग। तो ये जो पेयरिंग होती है, ये इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस। और इस पेयरिंग में हेल्प करते हैं कुछ प्रोटीन। ये देखिए ग्रीन कलर से आपको प्रोटीन दिखाए जा रहे हैं। इन प्रोटीन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब आप देख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? एक बाइवेलेंट बोलेंगे, इसको एक बाइवेलेंट बोलेंगे। बाई मतलब दो। तो एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम है? एक बाइवेलेंट में दो क्रोमोसोम है। और दो क्रोमोसोम की टोटल क्रोमेटिड कितनी है? टोटल क्रोमेटिड एक बाइवेलेंट में है चार। चार क्रोमेटिड मतलब वन टेट्राड। तो जितने बाइवेलेंट होते हैं उतने टेट्राड होते हैं। तो बाइवेलेंट और टेट्राड आपके फॉर्म्ड होते हैं जाइगोटीन में। बट ये चार क्रोमेटिड, एक बाइवेलेंट की ये जो चार क्रोमेटिड है, ये क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो ये जो फोर क्रोमेटिड आपको दिख रही है, नॉट क्लियरली विजिबल। तो ये चार क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल नहीं होती। ये चार क्रोमेटिड आपकी क्लियरली विजिबल होती है पैकेटीन में। फोर क्रोमेटिड ऑफ वन बाइवेलेंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली विजिबल, टेट्राड। तो टेट्राड दिखता बेटर कब है? बाइवेलेंट टेट्राड जाइगोटीन में है, लेकिन ये टेट्राड ज्यादा बेटर कब दिखेगा? ये टेट्राड ज्यादा बेटर दिखेगा पैकेटीन के अंदर, क्योंकि यहां पर एक बाइवेलेंट में जो चार क्रोमेटिड है, वो चार क्रोमेटिड क्लियरली नहीं दिखती, एक दूसरे से चिपकी रहती है। चलो मुझे क्वेश्चन बताओ, अगर पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम है, तो जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे? बताइए, बताइए। बताइए। हम्म, शाबाश, शाबाश।
बहुत बढ़िया, 10। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगर पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम है तो जाइगोटीन में कितनी क्रोमेटिड होंगी, बताइए। बताइए, अगर पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम है तो जाइगोटीन में कितनी क्रोमेटिड होंगी, बताइए। 20 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में, तो जाइगोटीन में 20 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, तो 20 इंटू टू कितना हो गया, 40। 40। जितने क्रोमोसोम होते हैं उनका हाफ बाइवेलेंट होता है, और जितने बाइवेलेंट होते हैं उतने टेट्राड होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन के अंदर आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो पैकेटीन में आपको क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ये देखिए जरा, ये व्हाइट, और व्हाइट में आपका दिख गया है रेड। ओके, ये देखो, ये रेड, और रेड में आपको दिख गया है व्हाइट। ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, व्हाइट में रेड वाला डीएनए आ गया और रेड में व्हाइट वाला डीएनए आ गया। ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये व्हाइट, और ये रेड, ये रेड, फिर ये रेड, ये रेड, ये रेड। ये देखो किसका डीएनए एक्सचेंज हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डीएनए एक्सचेंज हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डीएनए एक्सचेंज हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डीएनए एक्सचेंज हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डीएनए आपका एक्सचेंज हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डीएनए आपका क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक, तो आपका क्रॉसिंग ओवर हो गया। पैकेटीन इन दोनों के मुकाबले लॉन्ग होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, और जो एंजाइम हेल्प करता है वो है रिकॉम्बिनेज। पैकेटीन के एंड में रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर आपका कंप्लीट होता है। बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। बताओ, बताओ। लैप्टोटीन फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोटिक नहीं, मियोटिक। सिनेप्सिस पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस। बाइवेलेंट टेट्रा क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल यहां नहीं दिखते, पैकेटीन में दिखते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन डी। एक बाइवेलेंट में दो क्रोमेटिड गलत हो गया, एक बाइवेलेंट में दो सेंट्रोमियर सही है, एक बाइवेलेंट में चार क्रोमेटिड सही है। रिकॉम्बिनेशन अकर बिगिनिंग, बिगिनिंग नहीं लेट। टेट्राड बेटर विजिबल पैकेटीन सही है। तो आंसर गया बीसीई, 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 बीसीई। करेक्ट, बीसीई, एफ जाएगा, बीसीई, बीसीई। चलो, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन में क्या होगा भाई, पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या काम था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने दो क्रोमोसोम को साथ में होल्ड किया। क्यों होल्ड किया, इसलिए होल्ड किया ताकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर करवा सके। सर क्रॉसिंग ओवर तो पैकेटीन के अंदर हो गया, अब जब हो गया तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिगिनिंग में, डिप्लोटीन के बिगिनिंग में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है, इसका मतलब उस जगह पर क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हुए, उस जगह को बोलते हैं क्यासमेटा, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इस फेज में डिसॉल्व होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया, हमारा मतलब निकल गया। ठीक, लेकिन एक जगह पर अभी भी क्यास में, एक जगह पर अभी भी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, मतलब वहां पर क्रोमोसोम अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। उस चिपके हुए पॉइंट को एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्यासमेटा। ठीक है, तो बच्चों आपका क्यासमेटा यहां पर दिखता है। कुछ oocytes ऑफ वर्टिब्रेट में ये स्टेज मंथ और ईयर तक एक्सटेंड कर जाती है। ठीक,
एक लिख रहा है सर उम्मीद की क्लास है। अबे तो यहाँ झक मराने के लिए आया क्या? साले पूरे दिन तू पढ़ता ही रहेगा, यहाँ भी पढ़ेगा, फिर तू उम्मीद में 4 से 5 घंटे पढ़ेगा। अबे तू साले तू अपनी तैयारी कब करेगा? तू सेल्फ स्टडी कब करेगा? तू पढ़ेगा कब बे? है, मैंने थोड़ा ना कहा था यहाँ पर आना है भाई, मैं तो क्लास ले रहा हूँ भाई, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। अबे तो तू अपनी सेल्फ स्टडी कब करेगा? तू पूरे साल इस बैच में पढ़ा है, यकीन 2.0 में पढ़ा है, तूने पूरे साल मास्टर से पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये जो लास्ट के 1.5 महीने साले, एक एक 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तेरे को। तू जाके तू पढ़ क्यों रहा है वहां पे बैठ के? तू तो बैच में पढ़ा है ना, तेरा तो पूरा सब कुछ आता होगा तेरे को तो अच्छी तरीके से। है, अबे कैसे निकालेगा तू भाई? मुझे डर लग रहा है भाई, मैं डर गया तेरे लिए। अबे इतना इंपॉर्टेंट समय है, ठीक है? तू कैसे कैसे करेगा भाई? कैसे करेगा? बताओ जरा ये क्वेश्चन। अरे भाई, उम्मीद वाले चले जाओ भाई, बाकी यहां पढ़ो भाई, ठीक है? डिप्लोटीन बताओ, ABCD बताओ। भाई तुमने पूरे साल पढ़ा है, तुम लोग महातांडव महामानव वाला जो लेक्चर आएगा वो अटेंड करना, क्योंकि वो एक दिन में पूरी 11वीं रिवाइज करवा देगा। भाई एक दिन में पूरी 11वीं तुम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मास्टर करा सकता है। ऐसे लेक्चर अटेंड करो जो एक दिन में पूरी 11वीं तुम्हें रिवाइज करा देंगे, ठीक है? इन ऊ साइड्स ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, ठीक है? और उम्मीद के अंदर जो चैप्टर तुम्हारा वीक है उसको अटेंड करो, जिस चैप्टर के जो टॉपिक तुम्हारे वीक है वो अटेंड करो, ठीक है? इन ऊ साइड्स ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट नहीं वर्टिब्रेट, होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, बिगिंस टू सेपरेट, स्टार्ट होना, होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू सेपरेट, गलत हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स एट द एंड नहीं, बिगनिंग। आंसर गया ऑप्शन डी। डाइकाइनेसिस पर प्रोफेस 1 खत्म होता है, और यहां से वो जो चिपके हुए थे ना क्रोमोसोम, जिसको तुमने क्यासमेटा बोला था क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, क्यासमेटा स्लिप हो जाएगा, मतलब क्यासमेटा गायब हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ क्यासमेटा, क्रोमोसोम फुली कंडेंस, यहां क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ, स्पिंडल फाइबर बननी स्टार्ट हो गई, और इसके एंड में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएंगे, और इसके बाद आएगा मेटाफेज 1। बताओ जरा क्या आंसर जाएगा? फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 2 नहीं, प्रोफेज 1। माइटोटिक स्पिंडल असेंबल, माइटोटिक नहीं मियोटिक। इन द बिगिनिंग नहीं, एंड क्रोमोसोम फुली कंडेंस, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अबे ई कहां जाएगा लुल्लू? डी जाएगा ना, डी। ई जाएगा? ई कैसे जाएगा? अबे डी जाएगा। अरे गुदड़ी मक्खी मच्छरों, डी जाएगा। डी जाएगा, डी। मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। मेटाफेस 1 बता दिया, बाइवेलेंट कहां पर आ गए? इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए। एनाफेस 1 में क्या हुआ था? तूने पायल है झमकाई, अब तो आजा ओ हर जाई। एनाफेस 1 में सेपरेशन हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड एसोसिएटेड। तमन्ना कौन है हीरोइन? उसका ब्रेकअप हो गया उसके साथ विजय के साथ। ये नहीं आएगा नीट में, हमने तो देखते बता दिया था ये जोड़ी जमेगी नहीं, समझ रहे हो? समान ही ऐसा था, वो कहां से जमेगी भाई? कहां तमन्ना, कहां वो, कहां विजय की पर्सनैलिटी, कहां तमन्ना की पर्सनैलिटी, समझ रहे हो? ये ज्यादा दिन नहीं चलते ये। और वो चहल भाई का भी हो गया उसके साथ, लड़की के साथ। वो तो तुम पता ही है, वो तो सारा सामान तुम्हें पता ही है, खेल क्या चल रहा था वहां पर, तो पूरा का पूरा ही, समझ रहे हो? तो ये नीट में नहीं आएगा, मतलब ये तो देख के पता चल जाता है भाई। तो तुम भी इतने, तो तुम भी समझदार हो। ये तो अलग ही सामान है, अलग ही खेल चल रहा है वहां पे तो भाई, समझ रहे हो? कभी श्रेयस अय्यर टीम में है, कभी श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है, कभी श्रेयस अय्यर जुम्बा कर रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, समझ रहे हो? तो खैर छोड़ो, मैं यहां पे कैसे चला गया, ये मुझे क्या हो गया था? आओ यहां पर आ जाओ, ठीक है? तो एनाफेस 1, ठीक है? वो लगातार पढ़ते पढ़ते मुझे लगा बोर हो गए हो थोड़ा सा, मैं थोड़ा जोक मार दूं थोड़ा सा, है ना? तो बेटा ये नीट में नहीं आएगा, ठीक है? नीट में ये नहीं आएगा, ठीक है? टीलोफेस 1 में क्या खत्म हुआ था? मियोसिस 1 खत्म हुआ था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वापस आ गई थी,
साइटोकाइनेसिस हो गया था, तो टीलोफेज 1 में साइटोकाइनेसिस हुआ तो कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई। क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्जन बट डू नॉट रीच एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेजिक न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो। टीलोफेज 1 में आप दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम देखिए, आपको क्रोमोसोम की विजिबिलिटी कितनी अच्छी दिख रही है। लेकिन माइटोसिस के टीलोफेज में सर क्रोमोसोम की विजिबिलिटी नहीं होती, वहां तो क्रोमोसोम क्रोमैटिन का रूप ले लेता है। यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए नहीं। सर आई विल मीट यू रिजल्ट सेलिब्रेशन। हाँ भाई बिल्कुल मिलेंगे, है ना। अरे एक और खबर तो बताई नहीं तुम्हें। फोटो वायरल हो रही है चहल भाई की, किसी के साथ बैठ के दुबई में मैच देख रहे थे। हाँ, समझ रहे हो। ये समझ लो, ठीक है। तो यहां क्रोमोसोम अभी भी कंडेंस है। क्यों? क्योंकि टीलोफेज 1 के बाद सेल को इंटरफेस में नहीं जाना। लेकिन जो माइटोसिस का टीलोफेज हुआ था, जो माइटोसिस का टीलोफेज हुआ था, वहां पर क्रोमोसोम कंप्लीटली डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन का रूप ले लिया था। क्रोमोसोम की ऐसी की तैसी हो गई थी, क्योंकि वहां पर माइटोसिस के टीलोफेज में जो 2 सेल बनी थी, वो दोनों सेल इंटरफेस में जाएंगी। लेकिन यहां पर जो टीलोफेज 1 में 2 सेल बनती हैं, ये इंटरफेस में नहीं जाती, बल्कि ये मियोसिस 2 में एंटर करती हैं। इसलिए यहां क्रोमोसोम वैसा नहीं होता। कैसा? जैसा कि इंटरफेस के न्यूक्लियस में होता है, जैसा कि इंटरफेस के न्यूक्लियस में होता है। देखो जरा, यहां क्रोमोसोम वैसा नहीं होता। क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्शन, क्रोमोसोम थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन करेगा, हल्का फुल्का करेगा, बट डू नॉट रीच, वैसा नहीं कि जैसा इंटरफेस के न्यूक्लियस में होगा। बताओ जरा क्या आंसर जाएगा, बताइए क्या आंसर जाएगा, बताइए। तूने लाइव देखा था मैच? दुबई गया था तू? अरे दुबई तो वो भी तो जाती है, क्या नाम है उसका, उर्वशी। हम्म। डाकू महाराज, पापा ने रिंग दी थी, माँ ने ये दिया, बेटे ने ये दिया, बॉयफ्रेंड ने सब बता दिया। उससे पूछ रहे हैं कि सैफ अली खान के घर में चोरी हो गई, वो आया, ये सब हुआ, तो ये तो बड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे एक्चुअली मेरी फर्स्ट मूवी आई ना डाकू महाराज, तो ये पापा ने ये रिंग, मम्मी ने ये दिया, ये बर्तन दिया, ये। अरे भैया, या वो तो मूवी में भी काम नहीं करती, फिर भी उसके पास इतना सारा पैसा है। हम लोग तो दिन रात पढ़ाते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है। जिंदगी हो नहीं नहीं, उर्वशी जैसी जिंदगी ना हो, हम तो भाई कम ही खा लेंगे। हाँ, बताइए जरा क्या आंसर जाएगा। वन मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेस वन, वन नहीं, दो प्लेट होती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन एनाफेस वन, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होती। क्रोमोसोम फुली डीकंडेंस, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं टीलोफेस, फुली डीकंडेंस नहीं होते। स्टेज बिटवीन टू माइटोसिस नहीं, दो मियोसिस के बीच में जो स्टेज है वो इंटरकाइनेसिस है। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। प्रोफेज टू सिंपल है, तो मतलब आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आंसर जाएगा ऑप्शन बी। मियोसिस टू मैंने आपको बता दिया, सारी स्टेज आपको बता दी। मियोसिस टू, ये मियोसिस टू के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया है, बताइए। मियोसिस टू इनिशिएटेड इमीडिएटली बिफोर क्रोमोसोम शॉर्टेंड, शॉर्टेंड नहीं, आप एनसीईआरटी देखो वहां इलोंगेटेड लिखा है। Meiosis 2 not resemble to mitosis. Meiosis 2 resemble to mitosis. Nuclear membrane disappear by early prophase, late prophase. Chromosome compact. दो मेटाफिजिक प्लेट इन मेटाफेज 2, दो प्लेट नहीं है, एक प्लेट है। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन एनाफेज 2, सही है। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सिमिलर सेल नहीं, डिसिमिलर सेल। दो स्टेटमेंट सही है, एक डी सही है और एक एफ सही है। डी और एफ, डी और एफ, डी और एफ। तू रोएगा। बताओ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या आंसर जाएगा? बताओ क्या आंसर जाएगा? डी।
3:30 स्टार्ट किया था, 5 मिनट टेक्निकल एरर था, 4:30 5:30, 2 घंटे भी नहीं हुए और देखो कितना भयंकर एक्सप्लेनेशन किया, कितना पूरा थ्योरी रिवाइज किया, सारा का सारा तुम्हें पूरा का पूरा करा दिया। कैसा लगा रिवीजन बताओ? आ गया मजा? आ गया दीवानो? आ गया मजा तो यस सर लिख दीजिए। अब कल का सुन के जाइए। कल कल अर्जुना वालों को नहीं आना है, कल अर्जुना वालों का रेस्ट रहेगा। क्यों रेस्ट रहेगा? क्योंकि कल 12th का चैप्टर होगा। अर्जुना वालों तुमने तो अभी 12th नहीं पढ़ी, जब तुम 12th में पढ़ लोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तब मैं तुम्हें इसका रिवीजन कराऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसका कल रिवीजन होगा। ओनली यकीन 2.0, मतलब यकीन का जो भी आना चाहे। ठीक है, ये होगा आपका कल का। ठीक है, ये होगा आपका कल का। अरे आया? हाँ। ठीक है भाई, कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। बहुत मेहनत की थी लेक्चर के लिए, बहुत बहुत क्वेश्चन ढूंढना, फिर उसको पीपीटी में लगाना, फिर शॉर्ट नोट्स तैयार करना, टाइप कराना, प्रूफ रीडिंग करना, समझ रहे हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो भी उस टाइम में मेहनत करते हुए, उस टाइम मेहनत करने में और ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं जब ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो। आपने पूरे साल इतना अच्छा पढ़ाया है तो उस टाइम रेस्टिंग स्टेज में और मेहनत करना और मेहनत डालनी पड़ती है। बट मैं कह रहा हूं कि हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें इसी मेहनत करने के लिए सैलरी मिलती है, तो हम ये मेहनत अगर कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमें पीडब्ल्यू में रखा ही इसलिए है कि आप पढ़ाइए। ठीक है, हमारी मेहनत करने से, है ना, मैं तुम्हारे साथ पूरा अगर पूरे अप्रैल एंड तक भी मेहनत कर जाऊंगा तो मेरा क्या घिसेगा? कुछ भी नहीं घिसेगा, पर तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम्हारा तो फ्यूचर पूरा अभी अंधकार में है, अटका हुआ है, समझ रहे हो? तो मैं पूरा तुम्हारे साथ ऐसे ही मेहनत करूंगा। ठीक है, पूरा जी जान से मेहनत करूंगा, इसी तरीके से आके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें कहीं भी ऐसा फील होने नहीं दूंगा नीट तक कि तुम्हारा अपने टीचर के साथ जो वो क्या बोलते हैं, वो ब्रेक हो गया है, मोमेंटम ब्रेक हो गया है ना? तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारा टीचर हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमें पूरा नीट तक पढ़ा रहा है, प्रॉपर गाइड कर रहा है। तुम्हें कहीं से भी इस जर्नी में पीडब्ल्यू अकेला नहीं छोड़ेगा, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, और तुम्हें पूरा जितना मैं दे सकता हूँ, 14 साल से मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारा कंटेंट मैं तुम्हें दूंगा। इस रिवीजन को अच्छे से पार्टिसिपेट करना, उसके बाद नीट के बाद तुम ही आके खुद बोलोगे यार जो सर ने आखिरी में रिवीजन कराया, क्वेश्चन तो सारे वहीं से उठकर आ गए पूरा का पूरा। ठीक है, और बस यही है, आगे जब तुम बढ़िया किसी मौकाम पे जाओगे तो एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेके जाओगे पीडब्ल्यू के लिए। आगे तुमसे भी कोई भी पूछेगा भाई किसने पढ़ाया था, कहाँ पढ़े थे? जी पीडब्ल्यू में पढ़े थे, पीडब्ल्यू में सारे टीचर औसम है, मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो यही वर्ड ऑफ माउथ आप लेके जाओगे और यही हमारी कमाई होती है। ठीक है, तो चलिए, यही हमारी कमाई होती है, दुआई हो दुआई। ठीक है, लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार रबा, फिर लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चलिए भाई, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। प्लानर दे दूंगा कल, ठीक है, यकीन 2.0 वालों, अर्जुना वालों, प्लानर दे दूंगा और पूरा का पूरा फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लेना स्टडी। ठीक है, कल होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, खतरनाक है भाई साहब, इसमें तो एकदम धुआं उठा देंगे भाई, एकदम खतरनाक वाला। कमेंट करके बता देना लेक्चर कैसा लगा। ठीक है।